अभी तक हमने देख लिया था कि कैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में नियोलिथिक विलेजेस प्रॉप हो रहे थे और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्लस्टर प्रॉप हुआ था वो था नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। यहाँ से हमने कई साइट्स के बारे में पढ़ा जहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि लोग कैसे एक हंटिंग गैदरिंग की लाइफ को छोड़ के धीरे धीरे सेडेंटिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। पर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही ऐसा नहीं हो रहा था, इंडिया के और भी कई पार्ट्स हैं जिसमें ऐसा हो रहा था। और जो मेजर चंक दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रल इंडिया का। यहाँ पे विंध्यन रेंज के आसपास ऐसी कई साइट्स मिली हैं नदियों के किनारे जहाँ से हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं कि लोग एक न्यूलिथिक लाइफ में ट्रांजिशन कर रहे हैं। लोग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट्स का, एनिमल्स का, एक ही जगह रहना स्टार्ट कर रहे हैं और पॉटरी बिल्ड कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस एरिया में उगाई गई वो व्हीट और बार्ली नहीं थी, वो थी राइस की वाइल्ड वैरायटी भी यहाँ से हमें मिलती है और डोमेस्टिक वैरायटीज़ भी। इनफैक्ट आज की डेट तक इस एरिया में हमें राइस की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो ये कन्वीनियंटली कन्वे करता है कि कैसे राइस यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप हुआ कर सकता था। तो व्हीट एंड बार्ली यहाँ पे जहाँ शुरू हुए थे तो राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है जब हम इन साइट्स की बात करें तो दो इश्यूज़ आ जाते हैं। पहला तो कि जो हमने चीज़ें मिली हैं उनकी डेटिंग, कि क्या सच में ये जो डेट्स हैं वो इतनी पुरानी हैं। अगर हम किसी चीज़ को डेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है जो डेट आर्कियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने एक तरीके से एस्टिमेट की हों वो परफेक्ट ही हों। कि हमें कोई राइस का दाना मिला है वो सच में वाइल्ड है या फिर डोमेस्टिकेटेड, ये असर्टन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूलिथिक कल्चर की तो इस एरिया का जो न्यूलिथिक कल्चर है ना वो इस एरिया की मेसोलिथिक कल्चर से ही निकला है। पहले यहाँ पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड मेसोलिथिक कल्चर था जहाँ माइक्रोलिथ्स बन रहे थे एट्सेट्रा। उसके बाद धीरे धीरे वो न्यूलिथिक में ट्रांजिशन हुआ। इसके अलावा चौपानी मांडो, अगर आपको याद हो, बेलन वैली कहाँ है, यूपी में इस जगह। तो यहाँ पे जो चौपानी मांडो थी वहाँ से हमें मेसोलिथिक लेवल्स में वाइल्ड राइस मिले थे कि लोग यहाँ एटलीस्ट जंगली चावल तो खा रहे थे, पर डोमेस्टिकेटेड राइस भी हमें यहाँ के मेसोलिथिक लेवल से मिलता है। कौन सी जगह है, वो है दमदमा। तो दमदमा एक जगह है जहाँ से हमें राइस के डोमेस्टिकेटेड एविडेंसेस मिल जाते हैं, वो भी न्यूलिथिक से नहीं, राइट फ्रॉम मेसोलिथिक टाइम्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि न्यूलिथिक में ही एग्रीकल्चर होगा, मेसोलिथिक में नहीं हो सकता, हमने जनरलाइज किया था। तो यहाँ पे दमदमा से हमें राइस के डोमेस्टिकेटेड वैरायटी मिलने लग जाती है राइट फ्रॉम मेसोलिथिक लेवल्स। राइस के डोमेस्टिकेशन के हमें जितने भी एविडेंसेस मिले हैं जितनी साइट से यहाँ सेंट्रल इंडिया में, वो है दमदमा, खोलदेवा, कुंजुन और लहुरा देव। इन 4 जगहों से हमें राइस डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिले हैं फ़िलहाल। तो कोल्डिवा और महागरा ये दोनों की दोनों यूपी में हैं जगह। इन दोनों जगहों से हमें एक कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। कोल्डिवा से तो हमें एक कल्चरल कंटिन्यूटी देखने को मिलती है जो न्यूलिथिक से लेके आयरन एज तक है। मतलब लोगों ने कंटिन्यूसली इसको न्यूलिथिक से लेके आयरन एज तक ऑक्यूपाई किया है। जैसे हमें मेहरगढ़ में 7 ऑक्यूपेशनल लेवल देखने को मिले थे, वैसे ही सोचिए कोल्डिवा में हमें न्यूलिथिक से लेके हम आयरन एज तक ट्रेस कर सकते हैं कि लोग यहाँ रह रहे थे, धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हो रहा था। इसके अलावा यहाँ से हमें राइस के रिमेन्स मिले हैं और राइस हस्क के इम्प्रेशंस मिले हैं बर्नड क्ले में से। मतलब जैसे क्ले का टुकड़ा है कोई, है ना, ऐसे कोई क्ले का टुकड़ा होगा, हो सकता है कोई पॉटरा हो या कुछ, और है ना जो चावल जो धानी होती है उसका जो छिलका होता है उसका गीले क्ले पे इम्प्रेशन अगर पड़ जाता है तो वो उसी में रहता है सालों साल। तो उसके हमें इम्प्रेशन मिले हैं। अब राइस का जो दाना है या फिर उसका जो कवर है वो तो क्या है, सड़ गया होगा, ख़राब हो गया, वो डिसअपियर हो गया, डिकम्पोज हो गया, पर उसने जो इम्प्रेशन छोड़ा, जो छाप छोड़ी इस क्ले पे, वो अभी तक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, कोल्डिवा में राइस एक्चुअली डोमेस्टिकेट किया गया था और लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे इसको। इसके अलावा कोल्डिवा से हमें स्टोन ब्लेड्स मिलती हैं, स्टोन स्टेल्स मिलते हैं जो नव पाषाण कुठार है, हस्त कुठार, वो माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, छोटे छोटे लघु पाषाण औजार, ज़्यादातर माइक्रोलिथ्स चर्ट के बने हुए हैं। क्वर्न्स और म्यूलर्स मिलते हैं, ग्राइंडिंग मतलब पीसने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर होते हैं। बोन के बने टूल्स मिलते हैं। जो यहाँ पॉटरी मिली है कोल्डिवा में वो ज़्यादातर हैंडमेड थी, व्हील टर्न्ड नहीं थी, और 3 टाइप की हैं, रेड कॉर्ड मार्क्ड, नेट मार्क्ड जैसी, एक प्लेन रेड पॉटरी और एक रेड वेयर जिसमें सूत मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें एक ब्लैक एंड रेड वेयर, पर एक रेड वेयर है, मतलब लाल कलर का कोई
स्पॉट टाइप मिला है जिसके नीचे सूत मार्क्स हैं, ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रहा है नीचे। तो इससे एस्टिमेट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि इसको पकाने के लिए यूज़ किया होगा, तभी तो ये काला पड़ गया नीचे से। नेक्स्ट साइट है महागरा। महागरा भी जो बेलन नदी है उसके बैंक पे लोकेटेड है। यहाँ से हमें इस साइट पे से हमें एक फ्लोर्स और पोस्ट होल्स के मार्क मिले हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने लकड़ी या फिर कुछ गाड़ा होगा ज़मीन में, ऐसे होल्स मिलते हैं ना, इनको पोस्ट होल्स बोलते हैं। तो इन पोस्ट होल्स में आप बम्बू गाड़ के आप अपना घर बना सकते हो। इस तरीके के पोस्ट होल्स मिले हैं और करीब करीब 20 हट्स आइडेंटिफाई की गई है कि एटलीस्ट 20 हट्स तो यहाँ हुई करती थी, या रीड या बैम्बू की इम्प्रेशंस हैं यहाँ की मिट्टी पे। तो उससे पता चलता है कि यहाँ बैम्बू गाड़ के इन्होंने यहाँ पे घर बनाए होंगे, अपनी हट्स बनाई होंगी। इसके अलावा यहाँ से पॉटरी मिलती है, एरो हेड्स मिलते हैं, टेराकोटा की बीड्स मिलती हैं, एनिमल्स की हड्डियाँ मिलती हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मिली है वो है गौशाला, एक कैटल पेन, एक पूरा अलग से एरिया जहाँ पे सिर्फ कैटल रखी गई थी। तो ये इंडिया का सबसे पहला गौशाला है और ये हमें महागरा से मिला है। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन में और भी जानवर रखे गए थे जैसे कैटल, शीप, गोट एट्सेट्रा। यहाँ भी हमें राइस डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिल जाते हैं क्योंकि हमें राइस हस्क मिला है एक पॉटरी पे। पॉटरी मतलब कुछ भी ऐसा बर्तन या कंटेनर जो बना हुआ होता है ना, वो मिट्टी का भी हो सकता है। पुराने ज़माने में सब मिट्टी के होते थे। तो एक पॉटरी है, कोई बर्तन होगा, उसके ऊपर हमें राइस का छिलके का, धानी के छिलके का एक इम्प्रेशन मिला है। तो इससे हम समझते हैं कि हाँ शायद यहाँ पे राइस डोमेस्टिकेट किया गया हो मे बी। नेक्स्ट साइट है कुंजुन। कुंजुन जो है वो एमपी में लोकेटेड है और यहाँ से हमें दोनों वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड राइस दोनों की वैरायटीज़ देखने को मिलती है। कुंजुन एक फैक्ट्री साइट थी जहाँ से हमें काफ़ी सारे स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिले। कोई जगह फैक्ट्री साइट है या नहीं वो कैसे पता चलती है कि वहाँ पे वो आर्टिफैक्ट कितने नंबर में मिल रहा है। अगर किसी जगह से बहुत ज़्यादा स्टोन टूल्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा, और स्टोन टूल्स को बनाने वाला कचरा भी मिला है, तो ये समझ जाते हैं कि वो फैक्ट्री साइट है, कि वहीं पे उस स्टोन को काट के तराश के टूल्स बनाए गए होंगे। तो कुंजुन एक ऐसी फैक्ट्री साइट थी जहाँ पे बहुत सारे स्टोन वर्क होता था। पत्थरों को काट के, छाट के, गर्म करके उनको टूल्स बनाए जा रहे थे, उनसे सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं बनाई जा रही थी। कुंजुन से हमें मिलता है। इसके अलावा हमारे पास लहुरा देव है एक साइट, ये यूपी की एक जगह है। यहाँ से हमें करीब करीब 6th सेंचुरी BCE के 6000 BCE के आसपास के एविडेंसेस मिल जाते हैं कि लोग यहाँ पे रहने लगे थे और ना यहाँ पे उन्होंने नियोलिथिक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस साइट से हमें कम से कम 5 कल्चरल सीक्वेंसेस मिले हैं नियोलिथिक से लेके अर्ली सेंचुरी CE तक। जैसे हमें पहले भी इस साइट से मिले थे कोलडिवा से, वैसे ही हमें इस साइट से मिले हैं लहुरा देव से कि 5 कल्चरल सीक्वेंस मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉट्स मिले हैं वो ज़्यादातर हाथ से ही बने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत व्हील के भी बने हुए हैं। मतलब लोगों को व्हील से फेमिलियरिटी थी कि व्हील क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। और लोग बॉटल एंड डॉब हाउसेस में रहते थे, वही लकड़ी के सपोर्ट से, बैम्बू के सपोर्ट से ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया। तो बॉटल एंड डॉब हाउसेस में रहते थे। प्लांट रिमेन्स में कुछ चावल और कुछ जंगली घास होते हैं ना, उनके रिमेन्स हमें मिले हैं। और ये डोमेस्टिकेट भी की गई थी राइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लहुरा देव है इसका एविडेंस तो बहुत पुराना है, ये अर्ली 5th सेंचुरी और 6th मिलेनियम BCE का है। इसके अलावा हमें पोलन स्टडीज़ से पता चलता है कि जो डिडवाना, लुंकरसार और सांभर है राजस्थान की, ये जो नमक वाली झीलें हैं, यहाँ पे भी शायद सीरियल्स उगाए गए हो सकते हैं। ये सिर्फ एक गेस है क्योंकि 7000 BC के आसपास में सीरियल टाइप पोलन्स यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। अब सीरियल टाइप पोलन्स क्या होते हैं? जब एक प्लांट को अपनी रिप्रोडक्शन करनी होती है ना, तो जो मेल पार्ट होता है ना किसी फ्लावर का, सपोज ये फ्लावर है, अब उसमें एक मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट में सीड्स होंगे जो फीमेल पार्ट से फ्यूज़ होंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे और नया पौधा बनाएंगे। ओके, नया फ्रूट बनाएंगे, उससे पौधा बनेगा। तो ये जो मेल पार्ट है, इस पे इसका जो ये टॉप पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर, और इस एंथर पे कई सारे छोटे छोटे कण जमा होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये ऐसे हवा में उड़ जाते हैं
और फिर ये कोई फीमेल पार्ट दिखते हैं ना किसी फ्लावर पे, इसी प्रजाति का कोई फीमेल फ्लावर दिखते हैं ना, या फीमेल पार्ट दिखते हैं उस फ्लावर पे, तो उस पे जाके बैठ जाते हैं और फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो जब हमें बहुत सारे पोलन्स, ऐसे क्या होता है, ये पोलन्स हवा में उड़ते रहते हैं और ये किसी जगह सपोज करो मिट्टी पे सेटल हो गए, है ना, और फिर इनके ऊपर एक और मिट्टी की लेयर ने इनको दबा दिया, तो ये पोलन जब हम खुदाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे और इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता लग सकता है कि उस टाइम का वातावरण क्या था, उस टाइम किस तरीके के पौधे उग रहे थे, किस तरीके के ग्रेन्स उग रहे थे। तो ये पोलन स्टडीज़ से डिडवाना, लुंकरसार और सांभर जो है, इन एरियाज़ में राजस्थान के, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी पोलन ग्रेन्स की बढ़ गई थी 7000 BC में। तो हो सकता है शायद यहाँ पे एग्रीकल्चरल हो रहा हो, इसलिए इतने सारे पोलन यहाँ पे इकट्ठे हमें मिले हैं। लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते क्योंकि हमें कोई फूड प्रोड्यूसिंग ऐसी साइट नहीं मिली है, ऐसे कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ यहाँ डोमेस्टिकेशन हो ही गया था प्लांट्स और एनिमल वैरायटी का। ठीक है, ऐसे सीरियल पोलन्स हमें है ना साउथ के कॉन्टेक्स्ट में भी मिले हैं नीलगिरी की पहाड़ियों से, बट इनसे कोई फॉर श्योर श्योरिटी नहीं होती। बाकी तो जो साइट्स हमने देख ली हैं सेंट्रल इंडिया में जो मैटर करती हैं वो है महागरा, कुंजुन, कोलडेवा, दमदमा, लहुरा देव। सांभर डिडवाना थोड़ी सी स्केप्टिकल है, मेहरगढ़ तो हमने नॉर्थ वेस्ट पे पढ़ी थी।